गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने मगध साम्राज्य ख़त्म किया था। तो मगध साम्राज्य आप देखोगे प्राचीन इतिहास का सबसे विस्तृत साम्राज्य था, सबसे केंद्रीकृत साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन जैसे ही मगध साम्राज्य का पतन होता है, आप देखोगे कि मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के बाद फिर दोस्तों देखोगे कि शुंग वंश, फिर कण्व वंश, सातवाहन, आते आते आप देखोगे दोस्तों कि मगध साम्राज्य तो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। अखंड भारत की संकल्पना था। पूरा दक्षिण भारत के कर्नाटक से लेके आप अफगानिस्तान का क्षेत्र था। तो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आप देखोगे कि पूरा का पूरा भारत का प्राचीन साम्राज्य विखंडित हो जाता है। तो उसी दौरान दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आप दोस्तों देखोगे कि जब हम लोग प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य के तहत देखे थे तो मौर्य साम्राज्य दोस्तों बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था और बहुत ही मजबूत साम्राज्य था। लेकिन जैसे ही दोस्तों मौर्य एम्पायर का पतन होता है तो बाहर से हम लोग दोस्तों कितना सारा आक्रमण देखे थे। जैसे ही भारत कमजोर होता है तो बाहर से आक्रमण में सबसे पहले देखे थे इंडो ग्रीक, फिर देखे थे दोस्तों शक, फिर देखे थे दोस्तों पल्लव, फिर दोस्तों देखे थे कुषाण। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाहर से लगातार आक्रमण हो रहा था। हालांकि भारत में कुछ क्षेत्रीय राजवंश थे, जैसे शुंग वंश था, सातवाहन था। हालांकि बाहर से आक्रमण लगातार होते रहा और अंततः आते आते दोस्तों देखोगे कि कुषाण, जिस समय हम लोग कनिष्क पढ़े थे तो बहुत दिनों तक दोस्तों देखोगे कि कुषाण का साम्राज्य भारत में रहा। किंतु लगभग मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 500 वर्षों तक दोस्तों भारत साम्राज्य केंद्रीकृत नहीं रहा। तो फिर ऐसा कौन सा साम्राज्य आया जो फिर से प्राचीन काल की तरह भारत को एक विस्तृत साम्राज्य में कन्वर्ट करेगा? तो इसी में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य आता दोस्तों गुप्त साम्राज्य। तो सवाल है कि आखिर गुप्त साम्राज्य हम लोग क्यों पढ़ेंगे? प्राचीन काल में आखिर गुप्त साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहला बिंदु महत्वपूर्ण होने का दोस्तों गुप्त साम्राज्य का दोस्तों कि पहला बिंदु है कि 500 सालों के बाद फिर से एक बार आप देखो कि भारत में मजबूत केंद्रीकृत साम्राज्य का गठन। देखो कि बहुत ही मजबूत केंद्रीकृत साम्राज्य का गठन कौन होता है? गुप्त। मौर्य के बाद गुप्त। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे दोस्तों कि इस समय आप देखोगे इसको बोला जाता है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा। आखिर भाई क्या ऐसा बात था गुप्त साम्राज्य में जिसको प्राचीन भारत का गोल्डन एरा कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया? कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप में, साहित्यिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में कहीं ना कहीं भारत में बहुत ही विकास हुआ होगा। अब फिर इसको तीसरा पॉइंट आप इसमें दोस्तों देखो कि किस प्रकार से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग पढ़े थे कि नालंदा विश्वविद्यालय का किस प्रकार से गठन होता है। नालंदा विश्वविद्यालय के तहत हम लोग देखे थे दोस्तों आर्यभट्ट वगैरह। फिर आप देखोगे दोस्तों कि सबसे महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों 9 रत्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 9 रत्न कौन थे। धनवंतरी कौन था, अमर सिंह कौन था, आर्यभट्ट कौन थे, हरिसेन कौन थे, शंकु कौन थे। तो बहुत सारे दोस्तों आप देखोगे विक्रम बेताल कौन था। तो कहीं ना कहीं 9 रत्न के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। फिर आप देखोगे दोस्तों समुद्रगुप्त को बोला गया भारत का नेपोलियन। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहने का मतलब था कि आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो नेपोलियन, तो नेपोलियन सबसे बड़ा साम्राज्यवादी था। पूरा विश्व इतिहास जब पढ़ोगे दोस्तों तो पूरा का पूरा विश्व के जीतने का सपना नेपोलियन के पास था। आप देखोगे दोस्तों इटली, जर्मनी, स्वीडन, धीरे धीरे रसिया, भारत, हर इलाके में नेपोलियन आने का प्रयत्न किया और साम्राज्य विस्तार प्रयत्न करने का कोशिश किया। तो आप देखोगे दोस्तों नेपोलियन तो आधुनिक काल का पर्सनालिटी है।
आधुनिक काल का व्यक्तित्व है, लेकिन प्राचीन काल में समुद्रगुप्त दोस्तों, जो कि गुप्त काल का एक शासक है। पूरा देखोगे उत्तरा पक्ष, दक्षिणा पथ, आर्यावर्त का इलाका, आप देखोगे सातवाहनों से, वकाटक से, शक से, खून से लगभग पूरे इलाके को जीतने का प्रयत्न करेगा। तो दोस्तों आप देखो कि समुद्रगुप्त भी बहुत बड़ा एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी था, इसीलिए इसको भी उपाधि दिया गया कि भारत का नेपोलियन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि आखिर गुप्त साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो मुख्यतः 5 बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। बाकी गुप्त का राजनीतिक इतिहास देखेंगे कि सबसे पहले गुप्त वंश का स्थापना कैसे हुआ, श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर देखेंगे चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो इनका एक लंबा कहानी दोस्तों बाद में देखेंगे, इनका राजनीतिक इतिहास। आज हम देखते हैं कि आखिर गुप्त साम्राज्य पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है, आखिर गुप्त साम्राज्य हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो 5 बिंदुओं के कारण पढ़ेंगे। पहला दोस्तों की प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन था, तो मौर्य साम्राज्य, जो सबसे विस्तृत था, अखंड भारत मतलब दक्षिण भारत से लेकर पूरा का पूरा अफगानिस्तान। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत विखंडित हो गया है। सातवाहन को देखोगे दोस्तों, शुंग देखोगे, शक, कुषाण, पल्लव, हिंद एवं का बहुत सारा आक्रमण होता है। तो फिर से भारत को एक मजबूत शासन कौन दिया, तो गुप्त साम्राज्य दिया। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट, स्वर्ण काल क्यों कहा गया, तो देखेंगे कि आखिर क्या ऐसा बात था जो प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय देखेंगे थोड़ा सा। फिर देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन थे, और उन 9 रत्न से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों देखेंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों थोड़ा स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। आप दोस्तों देखोगे तो आप स्लाइड के माध्यम से तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे ये गुप्त साम्राज्य है। और गुप्त साम्राज्य दोस्तों देखो कि यहाँ गुप्ता एम्पायर, हालांकि मौर्य एम्पायर उतना विस्तृत तो नहीं है दोस्तों। मौर्य एम्पायर आप देखोगे कर्नाटक के इलाके से लेके पूरा का पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। कहीं ना कहीं अशोक के समय तो श्रीलंका में भी इनका अच्छा खासा वर्चस्व था। लेकिन आप देखो गुप्ता एम्पायर है, लेकिन उतना ज़्यादा विस्तृत नहीं है। फिर भी मौर्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य प्राचीन काल में गुप्ता एम्पायर है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है कि भाई आखिर गुप्ता क्या है, तो बोलेंगे गुप्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखो कि गुप्ता पीरियड मौर्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य प्राचीन इतिहास में है। आप देख सकते हो दोस्तों, जिस समय गुप्ता उस समय इसके समकालीन में इधर आप देख सकते हो वकाटक वगैरह को, कि वकाटक से भी इसका कदम्ब देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर असम में कामरूप देख सकते हो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इलाके में इसका बाकी लोगों से भी इसका क्या होगा, क्षेत्रीय विवाद होगा। पल्लव वगैरह नीचे में दिख रहे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं गुप्त पीरियड के समय बाकी इसके समकालीन राजाओं से भी कहीं ना कहीं विवाद होगा, उसको आगे देखेंगे। तो मैप से दोस्तों देख सकते हो कि कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत है। ये देख सकते हो गुप्ता के बाद वकाटक वगैरह इलाका पूरा गुप्ता पीरियड का है दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य लगभग 500 साल तक किसी शक्तिशाली राज का उदय, माने 500 साल के बाद पहला बार, मौर्य के बाद पहला बार शक्तिशाली राज का उदय। सांस्कृतिक स्वर्ण काल क्यों कहा गया, थोड़ा देखेंगे। भारत का नेपोलियन क्यों बोला गया समुद्रगुप्त को, यहां से भी सवाल पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया। प्राचीन भारत में स्वर्ण काल किसको कहा गया है, तो गुप्त साम्राज्य को कहा गया। फिर पूछेगा मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य। तो यहां से सवाल आता है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय आप देखोगे दोस्तों कि विश्व का सबसे प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय जो नालंदा था। तो कहीं ना कहीं गुप्ता पीरियड का बहुत बड़ा योगदान है। फिर गुप्ता पीरियड में देखोगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 रत्न थे, और 9 रत्न से बहुत ज्यादा सवाल आता है। यही इन्हीं सब कारणों से इनको स्वर्ण काल बोला गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वर्ण काल, सांस्कृतिक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों देख सकते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। फिर 9 रत्न में जैसे अमर सिंह, अब क्या योगदान है, संस्कृत कोशाकार और कवि, मतलब संस्कृत का एक प्रकार का डिक्शनरी लिखे हुए हैं
धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक दोस्तों, घटप्रकर शिल्पकार है और हरिसेन कवि लेखक है। कालिदास के बारे में प्रसिद्ध कवि और नाटककार जो देखेंगे दोस्तों, इनका जो महत्वपूर्ण रचना कौन कौन है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर छपनक देखो दोस्तों, छपनक और या फिर इनको कहापन का भी बोला गया, एक प्रकार के ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। फिर आप देखोगे शंकु दोस्तों, जो वास्तुकार है, मतलब आर्किटेक्चर बोल सकते हो, ये एस्ट्रोलॉजर है, ये आपको बोल सकते हैं। इनको कालिदास को दोस्तों बोला गया था शेक्सपियर ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है इनको। इंडिया के शेक्सपियर कौन है? तो कालिदास। फिर ये आर्किटेक्ट बरामहिर खगोलविद, वरुचि व्याकरण और संस्कृत विद्वान। विक्रम बेताल का दोस्तों कहानी सुनोगे, बेताल भट्ट वगैरह, विक्रम बेताल का जो कहानी था। तो ये दोस्तों देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य का, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो 9 रत्न से बहुत ज्यादा सवाल आएगा। हम लोग देखेंगे कि धन्वंतरी का क्या योगदान है, छड़पकनक का क्या योगदान है, फिर आप अमर सिंह का क्या योगदान है, शंकु का योगदान है, फिर आपका घट करपर का क्या योगदान है, कालिदास का और बराहमिहिर का और वरुचि का क्या योगदान है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग इनका योगदान देखेंगे। फिर आर्यभट्ट वगैरह को तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों, कालिदास साहित्यकार, फिर यहाँ बराहमिहिर ज्योतिष विज्ञान। फिर यहाँ आप देख लो दोस्तों, ये सब सारे के सारे डेटा जो ऑलरेडी है, इनका क्या क्या योगदान है, तो आप एक नज़र में देख सकते हो। ये देखो गुप्त काल का सिक्का, यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किसने चलवाया? तो हिंद यवन। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया? तो कुषाण। और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलवाया? तो गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों यहां से 3 फैक्ट हम आपको बताएं जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर गुप्तकालीन अब इतना महत्वपूर्ण था, तो भाई गुप्तकालीन इतना महत्वपूर्ण था, तो आखिर गुप्तकालीन को जानने का स्रोत क्या, गुप्तकालीन के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो 2 तरह से जानते हैं। एक जानते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा को दोस्तों बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी एविडेंसेस। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे जैसे अभिलेख में भी बहुत सारा, फिर साहित्य। तो साहित्य के दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, साहित्य के तहत हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कालिदास का साहित्य पढ़ेंगे। फिर आप देखोगे अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों आगे। कुमार संभव जो कालिदास का रचना वगैरह है सारा। भारवी का पढ़ेंगे, कृतार्जुनीय, ऋतु संहार पढ़ेंगे, मेघदूत पढ़ेंगे, भट्टी पढ़ेंगे, तो माद राधा, भातृहरि, शूद्रक। फिर आप देखोगे दोस्तों कि ईश्वर कृष्णा, व्यास, विशाख दत्त, दंडिन, वात्स्यायन। तो दोस्तों साहित्य बहुत सारा भी पढ़ेंगे। आज तो हम लोग इंट्रो देख रहे हैं, तो सबका योगदान देखें कि भाई इतने सारे हमारे पास साहित्य एविडेंसेस है। फिर पुराण में भी गुप्त काल के बारे में दिया हुआ, वायु पुराण वगैरह पढ़ेंगे। फिर स्मृति में भी देखेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी क्या दिया गया है। तो धर्म ग्रंथ में रामायण महाभारत से भी लिंक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य के बारे में जो जानने के दोस्तों बहुत सारे साहित्यिक प्रमाण है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं। अब देखोगे अभिलेख वगैरह, अभिलेख से भी बहुत सारा जानकारी गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलेगा कि समुद्रगुप्त, तो यहाँ पर एरन, प्रशस्ति, प्रयाग, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों आगे कि आखिर समुद्रगुप्त को क्यों भारत का नेपोलियन बताया गया। तो हरिसेन दोस्तों एक इनके कवि हैं जो प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त का पूरा व्याख्यान किए हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पूरा का पूरा साम्राज्य को जीता है। फिर आप देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय का भी लेख, उदयगिरी का भी लेख, फिर कुमार गुप्त का भी लेख दोस्तों देखोगे, फिर स्कंदगुप्त का भी लेख देखोगे, फिर पुरुगुप्त, बुधगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, वैनगुप्त, जहाँ पर एरन अभिलेख में हम लोग दोस्तों पढ़े थे किस प्रकार से भारत में सबसे पहले सती का प्रमाण किस अभिलेख में है, तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। जबकि साहित्य में सबसे पहला प्रमाण कहाँ है कि लोग सती होते थे भारत में, तो महाभारत में, जहाँ पांडु की पत्नी माद्री सती हुई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसको पूरा विस्तृत से देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। आज तो इंट्रो देख रहे हैं। फिर मौर्य साम्राज्य के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि मध्य देश में, जैसे आप देखो कि यहाँ पर इलाका में अगर चित्र बनाओगे आप, ऐसे थोड़ा सा भारत का मैप अगर बनाओगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इलाकों में
मध्य देश के इलाके में शुंग, कहने का मतलब शुंग यहाँ पर है। पंजाब में विदेशी आक्रमण जैसे बैक्ट्रियाई मतलब इंडो ग्रीक। फिर कैसे दोस्तों, यवन, पल्लव जो हम लोग पढ़े थे। फिर कुषाण, फिर शक का भी आक्रमण पढ़े थे, फिर कुषाण का भी आक्रमण पढ़े थे। तो दोस्तों हम लोग देखे थे किस प्रकार से यहाँ पर शक आए, किस प्रकार से पल्लव आए, किस प्रकार से कुषाण आया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर देखा कि मौर्य साम्राज्य के बाद भारत, देखोगे भारत का साम्राज्य पतन की ओर था, कहीं ना कहीं उसका डिक्लाइन हो गया था। तो डिक्लाइन होने के बाद देखो कि अलग अलग क्षेत्रीय राजा और विदेशियों ने कब्जा कर लिया था भारत पे। तो फिर से दोबारा सबसे मजबूत साम्राज्य के रूप में कौन उभरा, तो गुप्त उभरा दोस्तों। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से उत्तरी के इलाके में कुषाण था, दक्षिण के इलाके में सातवाहन था, वाकाटक था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गुप्तों को शकों से भी लड़ना पड़ा होगा, पल्लव से भी लड़ना पड़ा होगा, यवन से भी लड़ना पड़ा होगा, कुषाण से, सातवाहन से, वाकाटक से। तो ये सब गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे, जिनको कहीं ना कहीं रिप्लेस करके बाद में गुप्त साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य बना होगा। तो इस कारण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता गुप्त काल दोस्तों। हालांकि शुरू में प्रारंभिक हम लोग देखें कि गुप्त काल के संस्थापक कौन है। तो यहाँ श्रीगुप्त के बारे में थोड़ा सा है कि गुप्त वंश का संस्थापक यही है, श्रीगुप्त। और सबसे साम्राज्यवादी जो है वो समुद्रगुप्त है, और सबसे महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो तीन राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, श्रीगुप्त जो इसका संस्थापक है, फिर समुद्रगुप्त पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे। तो आज नहीं पढ़ेंगे, जब हम गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। आज तो थोड़ा इंट्रो हम लोग देख रहे हैं कि आखिर इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य क्यों है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य क्यों है। अब आगे के नीचे में देखते हैं दोस्तों कि आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुप्त काल भारत का स्वर्णिम युग। स्वर्ण क्यों कहा गया, तो कला के क्षेत्र में दोस्तों देखोगे सबसे ज्यादा कला के क्षेत्र में, प्रशासन में, विज्ञान में, मुद्रा व्यवस्था में कहीं ना कहीं गुप्त काल बहुत ही विस्तृत रहा। आप देखो कि कला के क्षेत्र में कहा गया है कि प्राचीन भारत में सबसे पहले मंदिर किस काल में बनाया गया, तो सबसे पहले मंदिर बनाया गया गुप्त काल में। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया जाता है कि मंदिर का प्रमाण सबसे पहले प्राचीन काल में किस काल में देखने को मिलता है, तो गुप्त काल में। आप देखोगे बहुत सारा मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ, जिसमें सबसे खूबसूरत मंदिर दशावतार का मंदिर है। तो आप दोस्तों देखोगे इसमें भी आगे में। फिर यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं आखिर गणित और खगोल में, जैसे आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट कला के क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, तो कला के क्षेत्र में मंदिर का तो निर्माण बता दिए। विज्ञान के क्षेत्र में जीरो का खोज, दशमलव का खोज किसने किए, आर्यभट्ट। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया, जिसको बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले न्यूटन ने बताया, लेकिन हमारे पास ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। तो ब्रह्मगुप्त कहीं ना कहीं गुप्त वंश के ही काल हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा योगदान रहा है इनका। गुरुत्वाकर्षण के खोज इन्होंने किए। बराहमिहिर खगोल थे, एस्ट्रोलॉजर थे। आर्यभट्ट जीरो का खोज, दशमलव का खोज, फिर यहाँ बीज गणित, त्रिकोणमिति, बहुत सारा इन लोगों का योगदान रहा दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान के क्षेत्र में देख लिए, कला के क्षेत्र में मंदिर देख लिए, और साहित्य के क्षेत्र में कालिदास को बोला जाता है दोस्तों भारत का शेक्सपियर। तो कालिदास ने भी बहुत सारे नाटक और कविता लिखे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम लोग साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत आगे थे गुप्त काल में। तो इसीलिए इसे बोला गया कि सांस्कृतिक रूप से भारत का स्वर्ण काल था गुप्त काल। तो दोस्तों इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज देख लेते हैं थोड़ा। फिर आप दोस्तों देख लो आगे में थोड़ा सा। पृथ्वी गोल है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था। पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर घूमती है। फिर पृथ्वी और सूर्य की दूरी, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, रोटेशन करती है, साथ ही साथ सन का रेवोल्यूशन करती है, परिभ्रमण करती है। तो सारे ज्ञान के बारे में कहीं ना कहीं आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा योगदान इनका रहा है। कला के क्षेत्र में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। देखो दोस्तों कितने सारे मंदिर बनाए गए हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर,
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना सारा मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ। 10 अवतार सबसे फेमस मंदिर देवगढ़ का दौसार मंदिर वगैरह आप देखोगे दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पहले मंदिर निर्माण। फिर आप देखोगे समुद्रगुप्त जो बोला गया था कि भारत का नेपोलियन क्यों था, तो दोस्तों थोड़ा सा देख सकते हो कि प्रथम चरण में आर्यवत में उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था। आप देखोगे दोस्तों कि आखिर समुद्रगुप्त या को नेपोलियन क्यों कहा गया, तो उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया। फिर इधर आप देखोगे द्वितीय चरण में भी 9 गणराज्यों को जीता। फिर अभी दक्षिण के इलाके में 12 के राज्यों को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर दक्कन के इलाके में लगभग 12 राज्यों को जीता। फिर इधर से लगातार आप नीचे आओगे दोस्तों तो कैसे वकाटक वगैरह को हराएगा। तो 5वें चरण में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि विदेशियों को भी किस प्रकार के हरा रहा, यहाँ पर विदेश शक्तियों से लड़ रहा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे कि 5 चरण तक समुद्रगुप्त लगातार साम्राज्य विस्तार किया है। अभी ये तो 9 रत्न थे दोस्तों, अकबर के 9 रत्न है, लेकिन हम लोग यहीं तक आएंगे। तो देखेंगे 5 चरणों में किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो 5 प्रमुख बिंदु आज दोस्तों हम लोग देखें, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक झलक में कि गुप्त साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग 5 बिंदु पे डिस्कस किए। पहला बिंदु यह था कि प्राचीन भारत में सबसे ताकतवर सबसे मजबूत साम्राज्य मौर्य काल था। मौर्य काल का जब पतन होता है तो भारत विखंडित हो जाता है, विदेशों का आक्रमण होता है, हिंद एवन का, शक का, पल्लव का, कुषाण का, फिर क्षेत्रीय राजा जैसे शुंग वंश, कन वंश का उदय होता है, सातवाहन का, लेकिन विस्तृत साम्राज्य का गठन कोई नहीं कर पाता है। तो लगभग 500 पीरियड के बाद आप देखो कि गुप्त साम्राज्य फिर से आता है और भारत को एक मजबूत साम्राज्य में कन्वर्ट करता है। और मजबूत साम्राज्य में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो समुद्रगुप्त का है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 2 बिंदु तो हम लोग देखे दोस्तों। फिर देखे कि गुप्त काल को सांस्कृतिक रूप में क्यों कहा गया स्वर्ण काल। तो कैसे देखे दोस्तों, कला के तहत मंदिर का निर्माण देखे, फिर विज्ञान के तहत देखे शून्य का, जीरो का, बीजगणित, त्रिकोणमिति, फिर ज्योतिषी का, एस्ट्रोलॉजी का, फिर गुरुत्वाकर्षण का, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी देखे। फिर साहित्य के क्षेत्र में जैसे दोस्तों देखे कालिदास को आप देखो, जिसे बोला गया भारत का शेक्सपियर कहा गया, तो उनके सारे भी बहुत सारे रचना हुए। तो इन सब कारणों से दोस्तों गुप्त साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज सिर्फ गुप्त साम्राज्य का ओवरव्यू था कि क्यों हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देख लो दोस्तों, 500 साल के बाद पहला शक्तिशाली। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक। तीसरा पॉइंट है भारत का नेपोलियन। चौथा विश्व का पहला आवासीय महाविश्वविद्यालय नालंदा, जो कि बाहर से लोग, बर्मा से, तिब्बत से, चीन से, श्रीलंका से, मध्य एशिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य वाकई में बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा होगा। फिर किस प्रकार देखें कि गुप्त साम्राज्य में 9 रत्न थे जो कि गुप्त साम्राज्य को कहीं ना कहीं समृद्धि के रूप में ले गए, और भारत में भी बहुत बड़ा योगदान रहा इनका प्राचीन काल में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। बाकी एक एक पॉइंट को हम लोग क्रम से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास कैसे रहा, गुप्त साम्राज्य को किसने स्थापना किया, और बाकी राजनीतिक कहानियां वगैरह देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।